वेल। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड को डिस्कस करेंगे आज, और इसके अलावा रिंग ऑफ ग्लूकोज एंड देन इसके अलावा स्टीरियोआइसोमर्स और इसके अलावा ओलिगोसेक्राइड को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने पिछले क्लास में अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया हुआ था। सो आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है निकट के हवाले से वो डिस्कस करेंगे। आज हम डिटेली समझने की कोशिश करेंगे कि मोनोसेक्राइड्स क्या है, और इसके अलावा ओलिगोसेक्राइड को भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा स्टीरियोआइसोमर्स जिसे हम एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, यहाँ राइट हैंडेड ग्लूकोज या लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, वो डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड दो तरीके से करते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड को स्टडी करने से पहले आपको यह चीज पता होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड है क्या। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ था अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स के तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, और तीन कैटेगरी कौन सी थी। एक कह रहे थे कि मोनोसेक्राइड होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेप्स या थ्री कंडीशंस या थ्री शेप्स कह सकते हैं। शेप्स के हवाले से हमने इसे डिवाइडेड किया हुआ था। एक को कह रहे थे मोनोसेक्राइड, और दूसरा जो हमारे पास मौजूद था वो था ओलिगोसेक्राइड, एंड देन इसके अलावा थर्ड में जो हमारे पास मौजूद था हम उसे पॉलीसेक्राइड कह रहे थे। यानी कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड देन पॉलीसेक्राइड्स। बेसिकली हमने उसे डिवाइडेड किया हुआ था। अगर बात करें मोनोसेक्राइड की, तो मोनोसेक्राइड को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते सकते हैं, या किस ऐसा कौन सा वे है जो हम मोनोसेक्राइड को क्लासिफाई कर सकें। अगर बात करें इसकी, तो हम पहली सी बात तो डिवाइडेड करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अब फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम डिवाइडेड करते हैं, यानी कि फंक्शनल एक तो ग्रुप होता है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसकी हम वजह से हम जो इसके मॉलिक्यूल के इंपॉर्टेंट को समझ पाते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रुप एक आइडेंटिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। अब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप हम जानने की कोशिश करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, अब उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है हमारे पास क्या होता है। अगर बात करें इस कार्बोहाइड्रेट्स की या मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड में बेसिकली क्या होता है कि दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक को कहते हैं एल्डिहाइड और दूसरा जो होता है कीटोन होता है। यानी कि एल्डिहाइड से कीटोन बोथ आर द फंक्शनल ग्रुप। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है, एल्डिहाइड बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोन भी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। अब एल्डिहाइड जो जिसमें से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में जिसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप हो, हम उसे एल्डोज कहते हैं, यानी कि एल्डोज शुगर कहा जाएगा। अब जिसमें से भी फंक्शनल ग्रुप याद रखेंगे कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, हम उसे एल्डोज कहेंगे, और जिसमें भी कीटोन ग्रुप होगा हम उसे कीटोज कहेंगे। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो उसको अल्डोज कहा जाएगा, और कीटोन ग्रुप मौजूद है तो उसे कीटोज कहा जाएगा। अगर इसकी बात करें तो एल्डिहाइड को जो हम शो करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COH होता है। यहाँ पे COH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। अब बात करें यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वो डबल बॉन्ड होती है विद कार्बन एल्डिहाइड में, और उसके अलावा सिंगल बॉन्ड होती है विद हाइड्रोजन। यानी कि ये जो है कार्बन जो है डबल बॉन्डेड होगा विद ऑक्सीजन, एंड देन इसके अलावा सिंगल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, एंड देन ये है हमारे पास एल्डिहाइड। और उसके अलावा अगर बात करें कीटोन की, यहाँ से कीटोन शुगर कहा जा रहा है, तो वो होता है CO, यानी कि CO एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और उसमें से अगर बात करें तो कार्बन जो होती है वो डबल बॉन्ड होता है विद ऑक्सीजन। यानी कि कीटोज में क्या होगा या कीटोन में क्या होगा, कीटोन में जो कार्बन होती है वो डबल बॉन्ड होती है विद ऑक्सीजन। अब ये था फंक्शनल ग्रुप के हवाले से हमने क्लासिफाई किया मोनोसेक्राइड को। यानी कि मोनोसेक्राइड को पहली सी बात तो हम क्लासिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं बाय द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के हवाले से हम ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि मोनोसेक्राइड में कौन से ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं या कौन से ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि हमारे पास एल्डिहाइड हैं, और कौन से ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि हमारे पास कीटोन हैं। ओके, देन इसके अलावा जो दूसरी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बेसिकली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कितने कार्बन के नंबर उस मोनोसेक्राइड्स में मौजूद हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन हम देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन से हम क्लासिफाई कर सकेंगे आसानी से कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड है वो कौन सा मोनोसेक्राइड होता है। बेसिकली एज यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे अगर बात करें तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला पढ़ा था वो हमारे पास था CnH2nOn, यानी कि CnH2n इज अ केमिकल जनरल केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में हम जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने डिस्कस किया था CnH2nOn एज अ जनरल केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
अगर बात करें यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर, मोनोसेक्राइड के हम कार्बन नंबर के तादाद से हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं कि ट्रायोस। बेसिकली हम जो स्टार्टिंग करते हैं याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, वो स्टार्टिंग होती है 3 कार्बन नंबर से, यानी कि एट लीस्ट हम जो मोनोसेक्राइड के जो कार्बन नंबर देख सकते हैं, एट लिस्ट कम से कम जो कार्बन नंबर मौजूद होते हैं मोनोसेक्राइड में वो 3 कार्बन मौजूद होती हैं। किसी भी कोई भी मोनोसेक्राइड मौजूद है तो उसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन मौजूद होंगे। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें इसकी तो ट्रायोस बेसिकली जिसका केमिकल फार्मूला होता है C3H6O3, यानी कि C3H6O3 एज अ केमिकल फार्मूला ऑफ ट्रायोस। उसके अलावा आप बात करें टेट्रोस बेसिकली हमने मोनोसेक्राइड को क्लासिफाई किया है फर्दर नंबर ऑफ कार्बन के हवाले से, जिसका फार्मूला होता है C4H8O4। अब ये किस हवाले से हो रहा है, यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो कार्बन नंबर है कार्बन नंबर 3 है, और इसके अलावा नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी 3 है। यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड है उसमें से नंबर ऑफ कार्बन और इसके अलावा नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज इक्वल, यानी कि वहां पे जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। एंड देन उसके अलावा अगर बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन नंबर इज डबल फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, यानी कि जब भी कार्बन यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो कार्बन होते हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं और जो हाइड्रोजन होती है उसमें डबल मौजूद होती है। किस तरीके से, यहाँ पे अगर आप देखें तो वहां पे हम ट्रायोस को जो फार्मूला बताया वहां पे कहे कि हमने बताया कि वहां पे C3H6O3 है। अब यहाँ पे C3 यानी कि कार्बन 3 है और ऑक्सीजन भी 3 है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो डबल चीज हो रही है वो हाइड्रोजन हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन 6 हो रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं यहाँ पे इक्वल होता है, एंड देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज डबल फ्रॉम नंबर ऑफ कार्बन एंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। किस फार्मूले से, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे पास CnH2nOn होता है। ओके, यहाँ पे अगर बात करें तो टेट्रोस जो था C4H8O4 था, यानी C4 यानी कार्बन 4 थी, ऑक्सीजन भी 4, नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन हमें पता है कि सेम ही रहेंगी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है वो ऑलवेज डबल होती है फ्रॉम द कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो जो हमारे पास डबल हो जाती है। एंड देन इसके अलावा पेंटोस जो है C5H10O5 होता है फार्मूला इसका, और इसके अलावा हेक्सोस होता है, हेक्सोस जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। और इसके अलावा हेप्टोस बेसिकली इसका जो फार्मूला होता है वो C7H14O7 होता है। बेसिकली ये हमारे पास नंबर ऑफ हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड है अकॉर्डिंग टू द कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन के हवाले से हमने मोनो जो सेक्राइड्स है उसे क्लासीफाई किया है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एट लीस्ट मोनोसेक्राइड जो भी होंगे उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन 3 होते हैं, यानी कि कम से कम 3 होंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितने होते हैं 7 होते हैं, यानी कि 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखें तो वहाँ पे 3 से स्टार्ट किया था हमने ट्रायो से और खत्म वहाँ पे हेप्टोस पे किया था। अब यहाँ पे हेप्टोस से अगर खत्म किया तो वहाँ पे यानी कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन मोनोसेक्राइड में 3 होंगे, और सॉरी कम से कम नंबर ऑफ कार्बन जो हमारे पास मौजूद होते हैं मोनोसेक्राइड में 3 होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो मौजूद होते हैं वो 7 नंबर मौजूद होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो हमारे पास जो एग्जाम्पल होते हैं ये एग्जाम्पल भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमने मोनोसेक्राइड को एक तो फंक्शनल ग्रुप के हवाले से डिवाइडेड किया हुआ था, और दूसरी जो चीज थी हमने उसे नंबर ऑफ कार्बन के हवाले से मोनोसेक्राइड को क्लासीफाई किया हुआ था, डिवाइडेड किया हुआ था। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे जो हमने ट्रायोस को डिस्कस किया, टेट्रोस को, पेंटोस को, हेक्सेस को और हेप्टोस को, जहाँ यहाँ पे इनके जो एग्जाम्पल हैं वो भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे वो जो अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वो हमारे लिए एक अधूरा सा काम हो रहा है, यानी कि हम अच्छे तरीके से उसे कॉन्सेप्चुअली चीज नहीं समझ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं आपको पहली सी बात तो टेट्रोस हो गया, उसके अलावा ट्रायोस हो गया, पेंटोस हो गया, हेक्सोस हो गया, ये सारी चीजें आपको नंबर ऑफ कार्बन के हवाले से याद करनी पड़ेगी, और ये जो है आप आसानी से जो फंक्शनल ग्रुप थे वो आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे उनके एग्जाम्पल जो है ट्रायोस का एग्जाम्पल अगर बात करें तो ट्रायोस का एग्जाम्पल जो होता है वो ग्लाइसिरोज होता है, और उसके अलावा DHA होता है। बेसिकली ग्लाइसिरोज और DH क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डिहाइड्रोऑक्सी एक्टोन, यानी कि डिहाइड्रोऑक्सी एक्टोन बेसिकली ये भी हमारे पास क्या है ट्रायोस होता है। अब ये जो हमारे पास दोनों हैं ग्लाइसिरोज और DHA, ये हमारे पास मिलते हैं रेस्पायरेशन, यानी कि ड्यूरिंग रेस्पायरेशन जो है हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मिलते हैं। और ये देन इसके अलावा
जो दूसरा नंबर मौजूद है वो ट्रायोज होता है। ट्रायोज में जो हमारे पास मौजूद होते हैं अर्थरोज मौजूद होता है और अर्थरोलोज मौजूद होता है। बेसिकली ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं दीज आर द बोथ आइसोमर्स, यानी कि ये हमारे पास जो है दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। ये जो हमारे पास मौजूद होते हैं, पहली सी बात तो ये हमारे पास बैक्टीरिया शुगर होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की शुगर जो होती है वो उसमें से मिलते हैं, बैक्टीरिया शुगर। ओके, यहाँ पे अगर बात करें जो दूसरा हमारे पास मौजूद है थर्ड वन, वो है पेंटोज। पेंटोज क्या है, बेसिकली पेंटोज जो हमारे पास है, एक तो इसका एग्जांपल राइबोज होता है और दूसरा जो एग्जांपल होता है वो रबिलोज होता है। बेसिकली हमें पता है कि राइबोज ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड में हमें पहली सी बात तो मिलते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास मिल सकते हैं वो न्यूक्लिक एसिड में मिल सकते हैं। ओके, और दूसरी ये बात जो हमारे पास मौजूद होते हैं, यानी कि रबुलोज आपने ये पढ़ा होगा, और क्रेब साइकिल जो होती है प्लांट सेल में, प्लांट में जो क्रेब साइकिल होती है वहाँ पे जो रबुलोज बायोफॉस्फेट जो होता है वो हेल्प कराता है। तो रबुलोज जो दूसरा मिलता है वो क्रेब साइकिल में भी याद रखेंगे मिलता है। और इसके अलावा हेक्सोज की बात करें तो हेक्सोज बेसिकली इसमें से इसका जो एग्जाम्पल होता है वह ग्लूकोज होता है और दूसरा जो है फ्रक्टोज होता है। बेसिकली ग्लूकोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसके अलावा अगर फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, यानी कि फ्रूट, ये जो फ्रक्टोज होता है उसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, यानी कि शुगर जो हमारे पास फ्रूट होती है उसे भी फ्रूटोज भी कहा जाता है, यानी कि दूसरा जो नाम होता है फ्रक्टोज का वो फ्रूट शुगर होता है। और इसके अलावा अगर बात करें हैप्टोज की, तो हैप्टोज में ग्लाइकोहेप्टोज आ जाता है और सीडोहैप्टोज आ जाता है। बेसिकली ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट जो होते हैं वो बैक्टीरिया में मिलते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जो बैक्टीरिया में वही ये जो है दोनों ग्लूकोहेप्टोज और इसके अलावा सीडोहेप्टोज पाए जाते हैं। और ये थे हमारे पास जो हमारे पास है जो मोनोसेक्राइड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड थी, जो कि बेस थी नंबर ऑफ कार्बन के बेस से, यानी कि कार्बन की हमारे पास बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे मोनोसेक्राइड की। तो हमने कहा कि ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज, हेक्सोज और उसके अलावा हेप्टोज होता है। ये थे इसके एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर बात करें तो मैंने ये जो लाइन यहाँ पे ड्रा की है, यहाँ पे आप लोग इसमें से अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप भी इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझें तो यहाँ पे जो भी सारे हैं, ये ग्लाइसरोज है, अर्थरोज है, ये साइड पे हैं वो हमारे पास एल्डोज हैं, यानी कि दीज आर द एल्डिहाइड्स, यानी कि ये जो है एल्डिहाइड होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इस साइड पे, इसे हम कीटोन भी कह सकते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास कीटोन ग्रुप के मौजूद हैं। ठीक है, आप लोग इसे फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी डिवाइडेड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड को बेसिकली समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मोनोसेक्राइड वो ग्लूकोज है। सो फिर ग्लूकोज की चेन आप यहाँ, उसके अलावा रिंग ऑफ ग्लूकोज कहें तो रिंग ऑफ ग्लूकोज को डिस्कस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर थोड़े से देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है वो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो मैंने लिखा हुआ है ग्लूकोज ओपन चेन, यानी कि ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो आप पूरी सी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आप लोग ये सिंपल ही देख सकते हैं कि इसमें से फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड लगा हुआ है, ये सारी इसकी चीजें हैं। और ये कहने का मकसद यही है कि हम जो मोनोसेक्राइड होते हैं ऑलमोस्ट जो होते हैं वो हमें जो मिलते हैं आमतौर पे वो क्रिस्टलाइन, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड पे मिलते हैं, यानी कि वो जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में हमें जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पर ही मिलते हैं। यहाँ पे जो है ग्लूकोज ओपन चेन है, बेसिकली कहने का मकसद ये है ग्लूकोज ओपन चेन हमें तब मिलती है, ऐसी कंडीशन ऐसी स्ट्रक्चर ग्लूकोज में हमें तब देखने को मिलती है जब हमारे पास वो जो ग्लूकोज होता है वो विदाउट वाटर होता है, न सॉलिड फॉर्म होता है। यानी कि अगर वाटर की से हमने मिक्सअप उसे ग्लूकोज को नहीं किया हुआ तो ये जो स्ट्रक्चर होगी वो ग्लूकोज की होगी, और हम इस स्ट्रक्चर को ग्लूकोज ओपन चेन का नाम देंगे। क्या हो अगर हम उसी ग्लूकोज को डिवाइडेड कर दें किसी वाटर में, यानी कि उसे मिक्सअप कर दें किसी वाटर में, तो उसमें क्या होगा, उसमें जब थोड़ी सी तब्दीली आएगी वो जो ग्लूकोज की चेन होगी वो ग्लूकोज क्लोज चेन बन जाएगी। यहाँ पे ये ओपन चेन है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा की है, यहाँ पे जो ग्लूकोज की है वो ग्लूकोज ओपन चेन के बजाय यहाँ पे क्लोज चेन है। आप ओपन चेन यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि पहले ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर विदाउट वाटर
इस तरीके से थी। और इसके अलावा जब मैंने उसी ग्लूकोज को वाटर में इंजेक्ट किया, वाटर में मिक्सअप किया, तो वहाँ पे जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी वो ग्लूकोज की ओपन चेन के बजाय वहाँ पे क्लोज चेन बन गई, यानी कि वहाँ पे जो है ग्लूकोज क्लोज चेन बन गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर थोड़ा सा समझे तो वहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो हमें समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर बात करें तो जब भी हम किसी भी ग्लूकोज को वाटर में मिक्सअप करते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 होता है वो ऑलमोस्ट रिएक्शन करता है कार्बन नंबर 5 के साथ, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है। अब रिएक्शन के दौरान ये क्या करता है कि ये जो है रिएक्शन के दौरान ये जब भी कार्बन नंबर 1 रिएक्ट विद कार्बन नंबर 5 तो फिर यहाँ पे जो है कार्बन नंबर 5 का OH जो होता है वो जो है कार्बन नंबर 1 को OH दे देता है, यानी कि ये जो है कार्बन नंबर 5 ट्रांसफर करेगा अपने OH ग्रुप को, किसको देगा, अब कार्बन नंबर 1 को ट्रांसफर करेगा। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 जो था, कार्बन नंबर 1 के पास वो जो है OH ग्रुप मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो है OH ग्रुप आ चुका है। अब जब भी यहाँ पे कार्बन नंबर 5 जो है वो OH ग्रुप अपना देगा किसको, कार्बन नंबर 1 को, तो कार्बन नंबर 1 क्या करेगा, कार्बन नंबर 1 क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा विद द ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो कार्बन नंबर 1 है फिर क्या कर रहा है कि इसके नतीजे में जब इसने OH ग्रुप को लिया, हासिल किया, एक्ट किया, तो रिसीव किया, जब रिसीव करने के बाद वो जो क्या करेगा वो बॉन्ड बनाना शुरू करेगा ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वैसे तो डबल बॉन्ड इसकी थी, अब इसने OH ग्रुप जब ले लिया है तो OH ग्रुप लेने के बाद इसने क्या किया कि यहाँ पे जो है एक तो ऑक्सीजन के बाद बॉन्ड बना ली, यहाँ के यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड हो गई। अब वो जो है OH ग्रुप जो है वो रिसीव करेगा। अभी इसी में से जो मेन रोल होता है वो रोल क्या करता है, जब भी ये कार्बन नंबर 5 जो है, कार्बन नंबर 5 जो अपना OH ग्रुप होता है वो जब भी कार्बन नंबर 1 को देता है तो कार्बन नंबर 1 वो जो उसके अपोजिट में क्या करता है कि वहाँ पे जो बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, तो वो ऑक्सीजन वो जो बॉन्ड लिंकेज कराता है कार्बन नंबर 5 के साथ वो लिंकेज हो जाता है, यानी कि ये जो है आपस में एक ऐसी चेन बना लेती हैं, एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं, एक ऐसी शेप कहें तो बना लेती हैं जो कि क्लोज ओपन चेन के बजाय वहाँ पे क्लोज चेन बना जाती है, यानी कि इसमें से चेन में बहुत ही बड़ा सा फर्क हो जाता है। जो फिर ऐसे वाले से ग्लूकोज जो है ओपन चेन होती है वो नॉर्मल कंडीशन में होती है, विदाउट वाटर होती है, और जो यहाँ पे जो है थोड़ी सी इसमें तब्दीली आ जाती है जो कि एक्ट करता है कार्बन नंबर 1 विद कार्बन नंबर 5 के साथ, वो जो है ओपन चेन के बजाय वाटर में जो है रिएक्ट करके वो क्लोज चेन बना देता है। बेसिकली ये था सिंपल ही आपको थोड़ा सा बताने का कि यहाँ पे जो है और ग्लूकोज ओपन चेन क्या है और ग्लूकोज जो है क्लोज चेन किस तरीके से बनती है, वाटर में एक्ट करने के दौरान ये जो स्ट्रक्चर आती है वो किस तरीके से आती है। ओके देन इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती हैं, आपने जरूर सुना होगा कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। बेसिकली अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर तवज्जो दें तो यहाँ पे जो OH ग्रुप यानी कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 जो है, कार्बन नंबर 1 को हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है कायरल कार्बन्स, यानी कि कार्बन नंबर 1 जो है उसे कायरल कार्बन्स कहा जाता है। अब कायरल कार्बन्स हम क्यों कह रहे हैं, याद रखेंगे कायरल कार्बन्स यहाँ कार्बन नंबर 1 हम उसे इस तरीके से कह रहे हैं क्योंकि ये जो है डायरेक्ट लिंकेज होता है विद 4 ग्रुप्स, यानी कि ये जो है 4 ग्रुप के साथ लिंकेज होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी लिंकेज है, OH ग्रुप जो यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 के नीचे उसके साथ भी लिंकेज है, और इसके अलावा कार्बन नंबर 2 के साथ एंड देन ऑक्सीजन के साथ भी लिंकेज है। यहाँ यानी कि इसकी जो आपस में बॉन्ड होती है वो 4 ग्रुप के साथ बॉन्ड होती है, इसलिए हमसे कायरल कार्बन्स का नाम देते हैं। अब कार्बन यहाँ पे जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट आता है वो कहते हैं कि जब भी हमारे पास कार्बन नंबर 1 जो है जिसे हम कायरल कार्बन्स कहते हैं उसके नीचे अगर OH ग्रुप नीचे हो यानी कि नीचे तरफ हो तो फिर उसकी जो डायरेक्शन हो नीचे हो तो हम उसे क्या का नाम देंगे, हम उसे अल्फा ग्लूकोज का नाम देंगे। यानी कि डायरेक्शन ऑफ OH ग्रुप अगर देखेंगे यहाँ पे कायरल कार्बन के नीचे डायरेक्शन ऑफ OH ग्रुप को अगर नीचे है तो फिर हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज है, अगर वही जो हमारे पास मौजूद है वो OH ग्रुप ऊपर की तरफ है तो हम उसे बीटा ग्लूकोज का नाम देंगे। यानी कि हमें OH ग्रुप को देखना है, कायरल कार्बन के OH ग्रुप को याद रखेंगे। OH ग्रुप अगर नीचे है तो हम इसे अल्फा ग्लूकोज कहेंगे, अगर वही कार्बन का जो कायरल कार्बन का OH ग्रुप है जो ऊपर साइड अपर साइड है कार्बन नंबर 1 के तो फिर वो जो हमारे पास होगा वो बीटा ग्लूकोज होगा। यानी कि अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज डिपेंडेंट ऑन द कायरल कार्बन की OH ग्रुप है उसके सिचुएशन पे, उसके साइड पे या उसके जो प्लेस है उस पर डिपेंड करता है। ओके देन इसके अलावा अपने जो दूसरा हमने डिस्कस करना था वो था एस्ट्रो आइसोमर्स। बेसिकली एस्ट्रो आइसोमर्स क्या है, एस्ट्रो आइसोमर्स मिनरल होती हैं
यानी कि एक दूसरे के जो भी हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का आपस साइड में मिरर होता है, जिसे हम दूसरा जो नाम देते हैं एल ग्लूकोज और इसके अलावा डी ग्लूकोज, या राइट हैंडेड ग्लूकोज और लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज का भी नाम दिया जाता है। बेसिकली इसकी बात करें तो हम इसे मिरर ऑफ ईच अदर कहते हैं, यानी कि ये जो है ग्लूकोज सेम ही होते हैं, यानी कि सेम स्ट्रक्चर होती है, और उसके अलावा थोड़ी सी स्ट्रक्चर में तब्दीली होती है। एक सेम ही केमिकल ऐसे कहें तो मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद होता है, जो कि एक दूसरे के सेम ऑपोजिट में काम करता है, एक मिरर के तौर पे काम करता है। यानी कि जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपके सेम ही पर्सन होता है, सेम ही चीज होती है, तो उसमें से डायरेक्शन का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। फिर ऐसे ही इसमें से कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें से बहुत ही थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो फिर इस हवाले से हम कहते हैं कि ये जो होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, और इसमें से फर्क आ जाता है एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, जिसे दूसरा नाम दिया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें फर्क किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ये ड्रा करके रखी है और ये स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। यहाँ पे अगर बात करें तो फर्क क्या है, यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है वो कार्बन नंबर 1 के साथ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है वो मौजूद है। और वहां पे बात करें तो यही जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये इस साइड पे है, यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये सेमी मॉलिक्यूल है। सेमी मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन यहाँ पे होनी चाहिए थी, मगर आप देखेंगे तो ये जो है अपोजिट में है, एक मिरर के तौर पे काम कर रही है। अगर मिरर के तौर पे काम कर रही है तो आप कहेंगे कि ये जो है एक दूसरे के साथ स्टीरियोआइसोमर तौर पे हैं। अब बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको नजर आएगी, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 5 नजर आएगा। यानी कि ये इस साइड पे है कि ये पर्सन है, यहाँ पे भी एक पर्सन है। ये आपस में जो है मिरर के तौर पे, आप जब भी मिरर पे देखते हैं तो वहाँ पे जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंस आता है, यानी कि डायरेक्शनली तरफ जैसे कहें तो डायरेक्शनली जो डिफरेंस आता है उसे हम स्टीरियोआइसोमर्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो है अगर बात करें तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है ऑक्सीजन तो यहाँ पे होनी चाहिए थी, अगर सेम ही मॉलिक्यूल है तो कहें तो नहीं, यहाँ पे जो है मिरर के तौर पे काम होता है, तो मिरर के तौर पे काम होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इसमें से डिफरेंट हो जाता है। तो फिर इस हवाले से हम कहते हैं कि ये जो होता है एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यहाँ पे अगर बात करें तो एल ग्लूकोज, यानी कि जिसे हम लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज कहते हैं, लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज, यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज है। और उसके अलावा डी ग्लूकोज, जिसे राइट हैंडेड ग्लूकोज भी नाम दिया जाता है, राइट हैंडेड ग्लूकोज। जी हाँ, यहाँ पे क्या है कि जो लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज होता है, लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज बेसिकली एक नॉर्मल पर्सन में बॉडी में उसको कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं होता, उसमें कोई भी हमारे पास एंजाइम नहीं होता जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो रिएक्ट कर सके। ओके देन इसके अलावा हम जो रियल लेते हैं, बात करें ग्लूकोज की, तो वो जो हमारे पास होता है वो राइट हैंडेड ग्लूकोज होता है, और वो हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता पाता है। क्यों डाइजेस्ट होता है, क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम्स आमतौर पे मौजूद होते हैं, हमें पता है कि एंजाइम जो होते हैं एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, और वो जो होते हैं केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। देन इसके अलावा वो जो डाइजेशन में हेल्प कराते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है हमारे जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो राइट हैंडेड ग्लूकोज वाले एंजाइम मौजूद होते हैं, ना कि लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज वाले। तो फिर लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज वाले आमतौर पर क्या करते हैं कि आपने जो सुना होगा कि जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट को हमारे पास जो ग्लूकोज दिया जाता है, जो मिठास के तौर पे दिया जाता है, वो क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज होता है। अब लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज का मकसद ये होता है कि वहाँ पे लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज के पहले से बात तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम मौजूद है नहीं। अब एंजाइम जब मौजूद नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज जब भी आप जिस तरीके से जिस कंडीशन में खाएंगे उसी कंडीशन में विदाउट एनी डाइजेशन, विदाउट एनी रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी से जो जब इन हुआ वहाँ पे भी अच्छी उसी सूरत में ही आउट हो जाएगा, यानी कि उसमें से कोई भी ऐसा रिएक्शन वगैरह नहीं होता। फिर वो जो है लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज होते हैं वो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उन्हें दिए जाते हैं। ये था स्टीरियोआइसोमर्स, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो ओलिगोसैकेराइड है, यानी कि मोनोसैकेराइड को हमने डिटेल समझने की कोशिश की। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है वो ओलिगोसैकेराइड है। बेसिकली अगर बात करें ओलिगोसैकेराइड की, तो ओलिगोसैकेराइड को जो हम डिफाइन करते हैं कि हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के दौरान 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स दे, यानी कि जब भी हम उसे हाइड्रोलाइसिस करें किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को, तो फिर वो जो है हमारे पास 2 से अगर 10 मोनोसैकेराइड दे रहा है हमें, तो फिर वो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। यानी कि इसमें से हम तादाद बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, कितने नंबर्स हैं, 2 भी दे सकता है, इसमें 3 भी हो सकते हैं, इसके दरमियान यानी कि 10 तक हो सकते हैं। अब 2 से लेकर 10 तक जो भी मोनोसैकेराइड हमें हासिल होंगे किसी भी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, तो फिर वो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा।
यहाँ पे जो है इसके जो नेम्स होते हैं वो बेसिकली याद करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के दौरान 2 मोनोसेक्राइड दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अगर 5 दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अगर 7 दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अगर 10 दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे। अगर 10 के बाद यहाँ पे नंबर आपका मोनोसेक्राइड बढ़ जाए यानी कि इंक्रीज इन 10 हो जाए तो फिर वो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड नहीं रहता, वो याद रखेंगे हमारे पास पॉलीसेक्राइड हो जाता है। तो फिर अगर बात करें तो हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के दौरान 2 से 10 मोनोसेक्राइड देगा तो हम इसे ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। अगर कोई भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो 2 हमारे पास मोनोसेक्राइड दे रहा है तो हम उसे डाइसेक्राइड कहेंगे। और इसके अलावा अगर 3 दे रहा है तो हम इसे ट्राइसेक्राइड कहेंगे। और इसके अलावा अगर वही का जो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स है वो 4 कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेक्राइड दे रहा है तो हम उसे टेट्रा कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। और उसके अलावा 5 तो फिर पेंटा कार्बोहाइड्रेट और 6 तो फिर हम इसे हेक्सा कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। और इसके अलावा 7 है तो फिर हेप्टा कार्बोहाइड्रेट और 8 है तो फिर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट और अगर 9 दे रहा है तो फिर नोना कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अलावा 10 हैं तो फिर डेका कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देंगे। यानी कि नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी मोनोसेक्राइड जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड के बेस पे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हम उसे नाम देते हैं। ओके देन इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो उसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। बेसिकली इसके जो मेन एग्जांपल होते हैं वो हमारे पास सक्रोज होता है, माल्टोज होता है एंड देन इसके अलावा लैक्टोज होता है। ओके देन इसके अलावा अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन रखा हुआ है, जो हमारे पास रिएक्शन मौजूद है और सक्रोज का रिएक्शन मौजूद है। सक्रोज कब बनता है, सक्रोज वैसे पहली सी बात हमारे पास क्या है, ओलिगोसेक्राइड है। अब ओलिगोसेक्राइड है तो ओलिगोसेक्राइड में भी कौन सी सेक्राइड है, वो डाइसेक्राइड है। अब डाइसेक्राइड है तो बेसिकली ये क्या होगा, किसी न किसी 2 मोनोसेक्राइड से कंबाइन होके फॉर्म हुआ होगा। अब वो जो मोनोसेक्राइड है वो कौन से हैं, एक तो ग्लूकोज होता है और दूसरा जो मौजूद होता है मोनोसेक्राइड वो फ्रक्टोज मौजूद होता है। यानी कि मेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म अ सक्रोज, वो जो है सक्रोज फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। ओके इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो मेन जो सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है रिंग फॉर्म में वो मैंने यहाँ पर ड्रा करके रखी है और जो दूसरी जो सिंपल स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की वो भी ड्रा करके रखी है। अब इनका आपस में रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन के दौरान हमें जो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड मिलेगा या डाइसेक्राइड मिलेगा वो क्या होगा, वो सक्रोज होगा। देखते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर थी वहां पे मुझे हमें पता है कि जब भी हमारे पास जो मोनोसेक्राइड होते हैं आपस में मिलते हैं या कोई भी मोनोमर्स होते हैं आपस में मिलते हैं पॉलीमर बनाने के लिए तो वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होती है, यहाँ के जो वाटर होता है वो रिमूव होता है। अब यहाँ से हमें वाटर रिमूव कराना है। यहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ पे सेम ही स्ट्रक्चर है तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोजन के साथ। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, वाटर यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब जब वाटर वहाँ पे रिमूव हो जाएगा तो हमारी जो है वो जो है पॉलीमर्स बन जाएगा। यानी कि अभी मोनोमर्स नहीं रहा, अब हमारे पास न्यू मॉलिक्यूल मौजूद होगा जिसे हम पॉलीमर्स कहेंगे, जो कि हमारे पास मौजूद होगा वो सक्रोज होगा। ओके यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे OH ग्रुप ने इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। अब OH ग्रुप ने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो वहां पे क्या हुआ, जब भी हमें पता है OH प्लस में हमारे पास हाइड्रोजन आ जाते हैं तो वो जो हमारे पास H2O बन जाते हैं, वाटर बन जाता है। तो फिर वो वाटर जो है हाइड्रोलाइसिस हुआ, वाटर उसमें से रिमूव हो गया। अब वाटर वहां से रिमूव हो गया, वहां पे हमारे पास जो बना वो हमारे पास सक्रोज बन गया। यानी कि दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सक्रोज, यहाँ पे हमारे पास सक्रोज बन चुका है। अब सक्रोज के सामने आपने देखा होगा अल्फा 1 2, ये क्या है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो है सक्रोज तो आपने समझा लिया कि सक्रोज वहां से जब भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो सक्रोज बना रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो है अल्फा 1 2 सक्रोज अल्फा 1 2 क्या है, बेसिकली अल्फा 1 2 इज द नंबर ऑफ कार्बन व्हिच इज प्रेजेंट इन द सक्रोज। यहाँ पे अगर बात करें तो अगर यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 की बात करें तो कार्बन नंबर 1 यहाँ पे मौजूद थी। जी हाँ हमें पता है कार्बन नंबर 1 यहाँ पे मौजूद थी। तो फिर कार्बन नंबर 1 में जब भी OH था जिसने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ये जो चीजें थी वो तो रिमूव हो चुकी है ना, यानी कि OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गई। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे रिमूव हो गई। यहाँ पे क्या बचा है, एक हाइड्रोजन बची, यहाँ पे एक कार्बन, एक दूसरी जो कार्बन थी यहाँ पे जो फ्रक्टोज की थी वो फ्रक्टोज की कार्बन बची। ओके देन इसके अलावा यहाँ पे कार्बन इसकी भी मौजूद है। तो फिर ये जो है कार्बन नंबर 1 है। अब कार्बन नंबर 1 क्या करेगी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ये जो OH ग्रुप है वहां पे, तो फिर वो जो है ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन नंबर 1 जो होगी वो रिएक्ट कराएगी किसके साथ, कार्बन नंबर 2 के साथ। यानी कि ये कार्बन नंबर 1 है कंबाइंड होगा कार्बन नंबर 2 के साथ थ्रू ऑक्सीजन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके थ्रू जो है कार्बन नंबर 1 कंबाइंड हुआ कार्बन नंबर
2 के साथ। तो फिर आप कहेंगे सर ये जो है सक्रोज 1 2 है। और अल्फा क्यों कह रहे हैं? अल्फा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि मैंने पहले आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताया था, जो कायरल कार्बन का जो OH ग्रुप है, अब OH ग्रुप अगर नीचे के साइड पे हो तो फिर हम उसे अल्फा कहेंगे, अगर अपर साइड पे हो तो हम उसे बीटा कहेंगे। चलो मान लिया यहाँ पे जो OH ग्रुप था वो नीचे था, अब यहाँ पे जो नीचे है, तो फिर इस हवाले से हम कहेंगे ये जो है सक्रोज अल्फा 1 2 है। ओके, 1 2 क्या है? 1 जो है नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कि कार्बन नंबर 1 जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू कंबाइन हुई है किसके साथ? कार्बन नंबर 2 के साथ। ये जो उसकी जो फ्रक्टोज की जो कार्बन नंबर 2 थी उसके साथ कंबाइन हुई है, तो फिर हम उसे इसलिए सक्रोज 1 2 का नाम दे रहे हैं। और अल्फा इसलिए कहा क्योंकि OH ग्रुप है वो नीचे की तरफ है। ओके, देन इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास कौन से ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड आ जाते हैं, उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो फिर दूसरे एग्जांपल है वो माल्टोज होता है। अब माल्टोज कब बनता है? माल्टोज याद रखेंगे जब भी हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में कंबाइन होगा, दे ऑलवेज फॉर्म अ माल्टोज, यानी कि वो हमारे पास माल्टोज बनाएंगे। जब भी ग्लूकोज और ग्लूकोज का एक मालिक्यूल दूसरा ग्लूकोज का मालिक्यूल जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो माल्टोज को बनाएंगे। ओके, देन इसके अलावा इसकी बात करें तो इसमें से अल्फा 1 4 होती है। अल्फा बेसिकली OH ग्रुप जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, कायरल कार्बन के नीचे की तरफ होगा। और इसके अलावा जो 1 4 यानी कार्बन नंबर 1 अटैच होगा दूसरी जो हमारे पास ग्लूकोज है उसके कार्बन नंबर 4 के साथ, इसलिए हम इसे कार्बन माल्टोज अल्फा 1 4 कहेंगे। ओके, देन इसके अलावा दूसरा ये मौजूद है वो लैक्टोज मौजूद है। लैक्टोज कब बनता है भाई? जब भी ग्लूकोज प्लस गिलेक्टोज, गिलेक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, कह दो जब भी आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑलवेज फॉर्म करते हैं लैक्टोज को।